नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। जी हां, कश्मीर फाइल्स को लेकर चर्चा इतनी तेज होने लगी है कि कई लोगों के सामने सच आ गया और ऐसा लग रहा है कि सच का सामना करने से कई नेता घबराने लगे, याद करने लगे कि 1990 के दशक में क्या हुआ था, 90 के दशक में क्या हुआ था। और कई नेताओं के नाम जो बार बार आ रहे थे कि दरअसल कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए इन नेताओं के ऊपर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन रही थी, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई सरोकार नहीं रखा। तभी फारूक अब्दुल्ला से जब पूछा गया कि क्या आप कश्मीरी पंडितों को लेकर कोई सरोकार नहीं रखते, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो फिल्म बनी है वो दरअसल प्रोपेगेंडा है, किसी खास मकसद से इसे बनाया गया है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो बात कही कि मैं 32 सालों से मेरा दिल रो रहा है कश्मीरी पंडितों के लिए, तो क्या उनकी इस बात पर यकीन कर लिया जाए? ये बड़ा सवाल है। यकीन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त घाटी में जिस तरह के हालात बने हुए थे कश्मीरी पंडितों के लिए, कश्मीरी हिंदुओं के लिए, वो वाकई में कुछ इस तरह के हालात थे जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। उन हालातों से जो गुजरे, जिनका पलायन हुआ, जो भागकर अपनी जान बचाए, बहु बेटियों की इज्जत को लूटा जा रहा था और किसी खास मकसद से इस तरह की चीजें की जा रही थी। सरकार चाहती तो इन सारी चीजों पर अंकुश लगा सकती थी, लेकिन क्या सरकार ने इस जिम्मेदारी को निभाया? बड़ा सवाल है। कश्मीर फाइल्स पर किस तरह से अब चुप्पी टूटी है फारूक अब्दुल्ला की, तो चुप्पी तो टूटी, तो सवाल है कि क्या सच सामने आ गया? फारूक अब्दुल्ला ने बिल्कुल अलग तरह की बात कर दी कि अगर मैं गुनहगार हूं तो मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन कैसे होगा ये? क्या इसकी जांच होगी? कमीशन बैठेगा? कमीशन बैठाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बात तो सच है, फिल्म के जरिए जो सत्यता आई है, कहा जा रहा है कि 50% सत्यता अभी दिखाया गया। अगर पूरी सत्यता दिखा दी जाए तो कई लोगों की पोल अभी और खुलने वाली है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 32 सालों से कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, उस दर्द से हम करा रहे हैं, हम रो रहे हैं, मेरा दिल रो रहा है, और यदि मैं गुनहगार हूं तो कमीशन बैठा लो, जांच करा लो, मुझे फांसी पर लटका दो। लेकिन घाटी में जो हालात बने थे उस वक्त सब यही कह रहे थे। सब लोगों को पता भी था कि कश्मीरी पंडितों पर किस तरह से बेइंतहा जुल्म हो रहे थे, और फारूक अब्दुल्ला विदेश के दौरे पे लगे हुए थे। कई लोगों को कश्मीर फाइल्स फिल्म के बारे में कई तरह की चीज़ें जब पूछी गई तो उनकी तरफ से बहुत ही नकारात्मक बयान आया। कई लोग जो इस फिल्म को देख रहे हैं उसके बाद इस सत्य को जानकर, सच को जानकर बहुत ही हैरान हो रहे हैं, और उनको लगता है कि क्या हमारे देश में, हिंदुस्तान में इस तरह की चीज़ें, क्या एक खास जाति के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ इस तरह की चीज़ें हुई हैं? तो वाकई बहुत ही नाइंसाफ़ी है, और इस नाइंसाफ़ी के लिए, गुनहगारों को सज़ा दिलाने के लिए बहुत ही बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत होगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। अंजनी कुमार सिंह इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इसके अलावा इसके बाद हमारे साथ और भी कई मेहमान। विपिन शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विपिन शर्मा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और इसके बाद साक्षी मट्टू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साक्षी मट्टू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इस वक्त उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आता हूं, अंजनी जी के पास में आ रहा हूं। अंजनी जी, एक बात बताएं, कश्मीर फाइल्स देखने के बाद कश्मीर को लेकर, कश्मीर घाटी को लेकर 90 के दशक में जो हालात बने हुए थे उस वक्त वहां पर, उसे लेकर एक बड़ा सत्य निकालने की कोशिश हुई। कई लोग कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है। फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया कि मेरा दिल तो अभी तक रो रहा है, और अगर मैं गुनहगार हूं तो मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। क्या उनकी बातों पर यकीन किया जाए, कमीशन बैठाया जाए, गुनहगारों को ढूंढा जाए? अब यही काम रह गया है क्या, या फिर सत्य को समझकर स्वीकार करने की ज़रूरत है? क्योंकि सरकार तो नहीं की थी, फारूक अब्दुल्ला वहाँ के थे, वो विदेश दौरे पर थे, और इधर कश्मीरी पंडितों के ऊपर बेइंतहा जुल्म हो रहे थे। अंजनी, बताइए अब आप। जी, जहां तक उनके स्टेटमेंट का सवाल है, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि सरकार बैठा दीजिए, हमको दंडित कर दीजिए। लेकिन जो फिल्म बनती है गौरी भाई, जो फिल्म बनती है वो साहित्य समाज का दर्पण होता है।
समाज की हकीकत को ही वो फिल्म में दर्शाया जाता है। और फिल्मकार लगातार इस बात पर चौकन्ना रहता है कि हमारे द्वारा दिखाया गया कोई भी सेगमेंट, कोई भी एपिसोड कहीं ऐसा न हो जिस पर उंगलियां उठें या जो सत्यता से परे हो। तो जहां तक कश्मीर फाइल्स की बात है, जो हमने पढ़ा है फिल्म को, जहां तक हमने पढ़ा है, देखा है, वो बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित है। और वो 1990 में जो वहाँ के जो कश्मीरी पंडित थे उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ, जो पलायन किए, जो उनकी बर्बरता से उनकी हत्या की गई, ये उसको फिल्म दर्शाती है। लेकिन अगर इसके पीछे कश्मीर के इतिहास में जाया जाए तो उसके पीछे भी कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं पर लगभग कई बार बर्बरतापूर्ण उन लोगों ने काम किया है, कई और हत्याएं हुई हैं। अभी तो एक छोटा सा एपिसोड है फिल्म, इस फिल्म के आगे भी बहुत बड़ी सी फिल्म है। अगर वो जनता देखेगी तो शायद फारूक अब्दुल्ला जी अपना बयान वापस ले लेंगे। जी अंजलि, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कश्मीर फाइल्स देखने के बाद कई लोगों की चुप्पी इसलिए टूट रही है क्योंकि अभी कई सच सामने आने वाले हैं, उससे पहले ही एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है? जी, ये इस बात में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि अगर ये डैमेज कंट्रोल नहीं करेंगे और इसी हकीकत को अगर वो एक्सेप्ट करते हैं, कॉन्फेस करते हैं, तो एक कहावत है कि सेल्फ कॉन्फेशन जो होता है वो अपने आप को स्वीकारोक्ति हो तो अपराध सिद्ध कर देता है। तो वो इसलिए बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारे खिलाफ जांच करा ली जाए, हम जांच के लिए तैयार हैं, इसमें सत्यता नहीं है। ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है उनका, लेकिन जो सत्यता है फिल्म की वो समाज के सामने है और समाज देखेगा, समाज इस बात का निर्णय करेगा कि आखिर उनके साथ क्या होना चाहिए। बाकी तो संविधान के अंतर्गत सारे गवर्नर, सारे मुख्यमंत्री समाज के अंतर्गत है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जी का ये बयान पहला नहीं है। कश्मीर फाइल्स के आने के पहले भी जो बर्बरता हुई है, कभी चर्चा होगी तो मैं चर्चा करूंगा, उस पर भी फारूक अब्दुल्ला मौन नजर आते हैं। जी चलिए, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं अंजनी। और भी कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से सभी मेहमानों से मैं रूबरू करा दूं अपने दर्शकों को। कंचन द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। कंचन द्विवेदी जी, आपका स्वागत है। विपिन शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ हैं। विपिन शर्मा जी, आपका स्वागत है। साक्षी मट्टू भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है, प्रवक्ता इंडिया फॉर कश्मीर की इस वक्त। साक्षी मट्टू जी, आपका स्वागत है। साक्षी, मैं आपके पास आ रहा हूं। साक्षी, आप बताएं, कश्मीर फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स फिल्म और घाटी के बीच जो कश्मीर घाटी में जो कुछ चल रहा था, उन दोनों को अगर जोड़ करके देखने की कोशिश करें, फिल्म को अलग देख करके देखने का एक नज़रिया बनाएं, घाटी में जो कुछ हो रहा था उसको अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करें, तो क्या चीज़ें अलग अलग दिखती हैं? या फिर इस फिल्म के जरिए पूरी तरह से सच को सामने लाने की कोशिश हुई है? जरा बताइए साक्षी जी। जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि क्या हम इस फिल्म और जो घाटी में 1990 में हुआ उसको अलग अलग नजरिए से देखें या उसको एक ही मापदंड पे उसको देखें, तो मैं उन सबको ये बताना चाहूंगी जो जब से ये फिल्म रिलीज हुई है और इस फिल्म को डिस्क्रेडिट करने के लिए सिर्फ प्रोपोगेंडा का ये जो चीख पुकार कर रहे हैं, उन सबको मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं भी एक जेनोसाइड सर्वाइवर हूँ। 1990 में जिस तरह से हम सबका जबरन पलायन हुआ था, हम लोग अपनी मर्जी से नहीं आए थे। जब वहाँ कत्ले आम चल रहा था, अपनी जान बचाने के अलावा जब हमारी बात घर की माँ और बहनों की इज्जत पर आई, तो हम घर के बड़ों ने ये सोचा कि जब घर की औरतें रहेंगी तभी हमारा वंश आगे चलेगा, क्योंकि उस वक्त कश्मीर में नारे लग रहे थे। हम क्या चाहते? आजादी बिना कश्मीरी हिंदुओं, आदमियों के और कश्मीरी औरतों के समान। तो अगर आप इस नारे को अगर आप ये सोचे कि इसका मतलब क्या है, तो इसका ये मतलब है कि ये जो एथनिक क्लेंजिंग, ये जो जेनोसाइड हम 32 साल से दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी का वहां पे जेनोसाइड हुआ था, तो आप इसका मतलब समझिए। एक औरत ही, वो कश्मीरी में कहते हैं ना, औरत जो होती है वो ब्रांद कहीं होती है, वो घर की नींव होती है। जब घर की नींव ही हिल जाए तो घर तो अपने आप ढह जाएगा। तो जब बात हमारे घरों की औरतों पे आई और जब उन्होंने वहां नारे लगाना शुरू कर दिया कि हमारी घर की औरतें जो उनको मिले उनको अपने या तो कन्वर्ट कर लो या तो स्लेव्स बना के रख लो। तो नेचुरली हमारी एथनिक क्लेंजिंग जब हम बोल रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि उन्होंने एक सोची समझी साजिश थी कि हमारी जो सिविलाइजेशन है उसे एकदम खत्म कर दिया जाए। सिविलाइजेशन तो और नारियों से ही आगे बढ़ती है।
तो ये जो लोग कह रहे हैं ना कि ये प्रोपोगेंडा है और इस फिल्म को तथ्य और इस फिल्म को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए, तो मैं उन सब लोगों को बताना चाहती कि 1990 में ट्रक में भरकर मेरी फैमिली भी कश्मीर से पलायन करने को मजबूर हुई थी। तो मैं भी एक जेनोसाइड सर्वाइवर हूँ। हमने वो देखा है। बेशक हम सब लोग बहुत छोटे थे, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, वो घाव जो है ना, वो आज भी हमारे दिल दिमाग में ना ताजा है। अपने घर, अपनी वो आबो हवा, वो सब वहां से छोड़कर जबरदस्ती। तो आज साक्षी हम लोग- साक्षी साक्षी एक सवाल मैं और पूछना चाह रहा हूँ इससे जी। रिलेटेड। साक्षी, लेकिन जब इस तरह के बयान जब सामने आते हैं, फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मेरा दिल 32 सालों से रो रहा है कश्मीरी पंडितों के लिए, और ये फिल्म पूरी तरह से प्रोपेगेंडा है, इस फिल्म पर जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे थोड़ा सा बताएं कि साक्षी मट्टू जब इस तरह का बयान सुनती है फारूक अब्दुल्ला की तरफ से, तो उनके दिल पर क्या गुजरता है, ज़रा बताइए। जी, मैं आपको ये दो बातें बताना चाहूंगी। पहली बात तो मैं फारूक अब्दुल्ला से ये पूछना चाहूंगी कि अगर आपका दिल हमारी कम्युनिटी के लिए, कश्मीरी हिंदुओं के लिए इतना ही दुख रहा है, तो 32 साल से आपने क्या किया? मैं बताती हूँ उन्होंने क्या किया। उन्होंने 1997 में एक JNK गवर्नमेंट ने माइग्रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रेजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड रिस्ट्रेंट ऑन डिस्ट्रेस सेल्स एक्ट वो लाया, और उसके तहत हम लोगों को माइग्रेंट का ठप्पा लगा दिया। यानी कि हम अपनी मर्जी से वहां से, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लोग आजकल अपनी नौकरियों की तलाश में देश विदेश में जाने को मजबूर रहते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वैसे ही उन्होंने हमें माइग्रेंट का ठप्पा दे दिया, ऐसे दे दिया जैसे कि हम अपनी मर्जी से वहां से ना पिकनिक करने के लिए वहां से हम लोग भागे थे। तो अगर उनका दिल इतना ही दुख रहा है, तो 32 साल में उन्होंने ऐसे कौन से ठोस कदम उठाए जिससे कि हम ये मान ले कि हाँ भाई, वाकई में उनकी कथनी और करनी में रत्ती भर का भी सच है। और दूसरा सवाल मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि 19 जनवरी 1990 में जब 3 दिन हमारा कत्ले आम सरे आम हम लोगों को मारा, काटा, भेड़ बकरियों की तरह हमारी चीर फाड़ कर दी गई, हमारी घर की औरतों को सरे आम बेआबरू किया गया, बेइज्जत किया गया, तब वो कहाँ थे? वो उन्होंने एक दिन पहले ना रिजाइन किया था। तो मैं हमेशा से हर आपके इस इंडिया वॉइस के माध्यम से उनसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगी कि क्या वो हमें इस बात का जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने रिजाइन क्यों किया? मैं बताती हूँ उन्होंने रिजाइन क्यों किया। खुद को वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। अगर आप ये देखें ना, उनकी पार्टी जो थी ओरिजिनली उसका नाम था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। तो उन्होंने ये सिर्फ सेक्युलरिज्म का चोला बेवकूफ बनाने के लिए लोगों को ना उसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस किया। और दूसरी बात, फारूक अब्दुल्ला इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ JKLF। आगे चलकर उसी JKLF के जो ये बुचर्स है ना, जैसे यासीन मलिक, उन लोगों ने हमारी कम्युनिटी का कत्लेआम किया। तो मुझे एक बात बताइए, और उनकी ना काफी तस्वीरें हैं उन अपने ये फाउंडिंग मेंबर्स, वो एक पाकिस्तान के अमनतुल्ला खान, ये और भी तो यही बात तो है साक्षी, यही बात है कि 32 साल के बाद उनका दिल रो रहा था 32 सालों तक, लेकिन ये जज्बात 32 साल लगे निकालने में। अब समझ में आ रहा है ना, अब समझ में आ रहा है कि साक्षी मट्टू जो कह रही हैं, अब समझ में आ रहा है कि फारूक अब्दुल्ला का दिल सही में रो रहा था या अभी वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मैं आता हूँ वरिष्ठ, मैं विपिन आएंगे, आते हैं थोड़ी देर में साक्षी। विपिन शर्मा के पास आते हैं। विपिन शर्मा जी, बहुत ही गंदी राजनीति होने लगी। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को आना बहुत जरूरी था, अब समझ में आने लगा। इतने सालों तक सच्चाई को एक के बाद एक कई दीवारों में ढक कर रखा गया, उस पर लेप लगा कर रखा गया, लेकिन अब सच्चाई सामने आई है, सच का सामना हो रहा है। तो फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या ये वाहियात तरह का बयान है कि 32 सालों से उनका दिल कश्मीरी पंडितों के लिए रो रहा है। साक्षी मट्टू ने जो कहा वो तो घड़ियाली आंसू की तरह, मगरमच्छ के आंसू की तरह लग रहा है। कौन सा डैमेज कंट्रोल है? डैमेज तो हो चुका है। हाँ, जो नरसंहार हुआ है यहाँ पर, और जो पलायन हुआ है कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ है, और आप 32 साल बाद जो ये फिल्म बनी है, और वहां पर लोग जो सिनेमा घरों से रो रो के निकल रहे हैं, आप उनके रोने को, आप उनका मजाक उड़ाते हैं। कितना शर्मनाक बयान है ये। हाँ। और इसकी तो निंदा होनी चाहिए यहाँ पर। और एक तरफ आप ये दोहरे मापदंड कितने खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। आप बात करते हैं कि आपका दिल रो रहा था, आपने 32 साल किया क्या? आपने क्या किया? और एक बात बिल्कुल, अगर सत्ता पक्ष से भी सवाल पूछना बनता है,
भाजपा ने भले ही पहल करी है कि 370 हटाया और नए कश्मीर की एक नींव रखी, अच्छी शुरुआत है, इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन ये अभी कहानी अधूरी है। हाँ। जब तक कश्मीरी पंडितों को दोबारा उनकी घर वापसी नहीं होगी और बढ़िया तरीके से, बिल्कुल वो सुरक्षित नहीं वहां पर बसाए जाएंगे, तब तक ये कहानी अधूरी रहेगी। फिल्म ने एक बहुत अच्छी शुरुआत करी है, क्रांति लाने का काम करा है, जन जागृति हुई है। और यहाँ पर ये तो पहले से होता था, आप फिल्मों में चीजें दिखाते हैं, जब आपको फिल्में आपकी बातें नहीं बोलते या आपके उससे मंसूबे पूरे नहीं होते तो वहां पर आप निंदा करना शुरू कर देते हैं। ये तो हकीकत बयान हुई है। ये कश्मीर फाइल्स है, इससे तो हकीकत सामने आई है। अगर आप कश्मीरी पंडित से पूछें कि देखिए आपने क्या वो फिल्म देखी, वो यही तो बात है विपिन शर्मा, यही तो बात है कि कश्मीरी हमारे, हाँ, कश्मीर में रहने वाले हिंदू भाई जितने भी थे, जिन्हें कश्मीरी पंडित कहा जाता है, कश्मीरी पंडित में हर वर्ग के लोग आते थे, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, किस तरह से सुनियोजित तरीके से उन्हें घर से बेदखल किया गया। जैसा कि साक्षी कह रही है, किस तरह से उन बड़े बड़े लेवल पर महिलाओं के साथ ज्यादती की गई, ज़मीन से बेदखल किया गया, और 32 साल तक फारूक अब्दुल्ला देखते रहे। 32 साल तक उनका दिल रो रहा था, किस बात पर रो रहा था, समझ से बाहर की बात है। कंचन द्विवेदी के पास आते हैं। कंचन द्विवेदी जी, आपकी पार्टी बीजेपी की सरकार आने के बाद कश्मीरी पंडितों को बड़ा आस हुआ कि हमारे लिए कुछ होगा, नया कुछ होगा, कुछ बड़ा कदम उठाया जाएगा। कुछ हुआ भी है, 370 हटा, बाकायदा कई सारी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन मुझे ये बताएं, द कश्मीर फाइल्स तो लोग देख रहे हैं, अभी और देखेंगे। कश्मीरी पंडितों के हालात किस तरह के बने हुए थे, इससे हम लोग वाकिफ भी थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इतनी बुरी स्थिति थी, इतने बद से बदतर हालात थे, द कश्मीर फाइल्स के जरिए हम लोग जान पाए। अब बताइए, ये फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग कहते हैं कि 32 साल से मेरा दिल रो रहा था, ये किस आधार पर बोल रहे हैं, समझ में बात नहीं आती है। फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, तो इसका मतलब आप लोगों ने जो किया वहां पर 370 15 बाकायदा जो हटाने का काम किया, लोगों को अधिकार देने का काम किया, ये सब तो बेकार काम कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला की नजर में तो कुछ भी नहीं, सब बेकार है। 32 साल उनका दिल ही रो रहा था। मैं पहले तो सभी पैनलिस्ट को नमस्कार बोलूंगी और आपको भी नमस्कार। बाकी मैं साक्षी जी को सुन रही थी तो मेरा रोम रोम खड़ा हो रहा था, जिस प्रकार से वो वर्णन कर रही हैं, अपनी आप बीती को बता रही हैं, अपने बुजुर्गों की आप बीती को बता रही हैं। आज हमें सुन करके, आज फिल्म के माध्यम से, या फिर शायद ये फिल्म नहीं आती तो आज मैं बैठ करके आपकी डिबेट में साक्षी जी को सुन नहीं रही होती, और आज इन हालातों से जो भी उनके साथ गुजरा है, हम लोगों को, भारत को पता ही नहीं चल रहा होता कि ये क्या हो रहा है। मैं बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद दूंगी विवेक अग्निहोत्री जी को कि फिल्म में भी ऐसा कुछ हो रहा है कि जो हमारे भारत का सच है, और हर एक ऐसा कुछ नहीं। कंचन द्विवेदी जी, फिल्म के बारे में कहा जा रहा है कि अभी तो 50% चीजें दिखाई गई, 100% जो हुआ है वहां पर, वो तो साक्षी जैसी लड़कियों ने, महिलाओं ने वहां पर चीजों को झेला है ना। इनकी बातें भी तो पूरी आई भी नहीं है दुनिया के सामने। जी जी, यही गौरी शंकर जी, मैंने जैसा कि सुना और मूवी में देखा और थोड़ा सा अब अध्ययन किया, बड़े लोगों को पढ़ा सुना, तो वहां पर कहते हैं जब ये चीजें हो रही थी, मैं कह सकती हूँ कि जिस प्रकार से मुस्लिमों का अत्याचार हो रहा था, मैं मुस्लिम कहूँ या आतंकी कहूँ, या फिर जब आतंकी के रूप में मुसलमान ही थे तो मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। और मैं बहुत हतप्रभ हूँ इस समय साक्षी जी को सुन करके, तो मेरे शब्द ही गायब हो गए कि मैं बोलूं कैसे और क्या बोलूं, क्योंकि मुझे लगता है पूरे भारत को, उनसे जो कश्मीरी पंडित हैं उनको माफी मांगनी चाहिए। और मैं इस बहुत ग्लानि के साथ में ये बात कह पा रही हूँ कि हम तक ही उनका दर्द पहुंचा क्यों नहीं। आज बामुश्किल एक फिल्म के माध्यम से हमारे तक ये बात आ रही है, तो मैं पूरा का पूरा ये आरोप लगाऊंगी कि जो हमारे वहां पर सत्ताधारी थे, उन लोगों ने इन चीजों को छुपाया, और जो आज ये घरियाली आंसू रो रहे हैं, आज ये जो नौटंकी कर रहे हैं, आज ये जो नाटक करने की बात कर रहे हैं, ये सब अभी तक क्या करते रहे। आपको तो चिल्लू में पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। आज आप ये कह पा रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, अभी तक आप क्या करते रहे। सच कह रही है मजाक, दरअसल ये मजाक उड़ाया जा रहा है। ये मजाक सिर्फ कश्मीरी पंडितों के जज्बात का मजाक नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का मजाक है।
ये पूरे हिंदुस्तान का मजाक है कि फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी कि हालात को बेहतर कर सकते थे, वो कश्मीरी पंडितों के सरोकार को समझ सकते थे, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं था, है ना। विदेश के दौरे कर रहे थे और अभी वाहियात बयान दे रहे हैं कि मेरा दिल रो रहा था 32 साल से। मैं आता हूं कांग्रेस के नेता संदीप त्रिपाठी। बताइए संदीप त्रिपाठी जी, जगमोहन जो थे वहां पर गवर्नर, कितने लेटर लिखे थे राजीव गांधी को? आप लोगों ने मेंटल सरेंडर कर दिया कश्मीर के हालात को लेकर भाई साहब। बोलिए, द कश्मीर फाइल्स देखा है या नहीं देखा आपने, पहले बताइए। बिल्कुल देखा है, तो क्या 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 लगा आपको कि ठीक है, बेहतर दिखाया गया है, हम लोग से गलती हुई है, मानते हैं इस बात को? बताइए सर, बताइए। त्रिपाठी जी बहुत दिक्कत है। हाँ बोलिए, आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए अब। जी, आप ये बताइए, इनसे जरा एक सवाल पूछिए कि जब ये सब हो रहा था, हाँ, तब किसकी सरकार? मैं चाहूंगी मुझे आवाज कम आ रही है, बढ़ाया जाए। अब काम की बात हो रही ना, नहीं आएगी आवाज। बोलिए संदीप जी, मेरे दांत निकालने में दिक्कत थी, अब आप कहा मशीन सही कराई, मशीन लगवाइए। अब सुनिए गौरीशंकर जी, जब ये घटना हो रही थी, हाँ, तो उस समय सरकार किसकी थी? हाँ, भारतीय जनता पार्टी की, हाँ। जनता दल की, सम्मिलित सरकार थी। ये ऐतिहासिक तथ्य है। कोई एक दिन की घटना नहीं है ना भाई साहब, घटना एक दिन में तो नहीं हो गई ना। क्या कैसी बातें कर रहे हो संदीप त्रिपाठी जी? एक दिन में कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाल दिया गया क्या? गौरीशंकर जी, ये तो लंबा प्रोसेस चल रहा था, उसमें फारूक अब्दुल्ला, जगमोहन ने कई लेटर लिखे, पत्र लिखे राजीव गांधी को। अपनी बात रखें, मैं अपनी बात अपनी बात तो ऐतिहासिक छेड़छाड़ मत किया करो ना। नहीं, अपनी बात कहोगे तो गलत थोड़ी कर दोगे। नहीं, आप बताइए गौरीशंकर जी, 19 जनवरी 1990 को सरकार किसकी थी? जब कश्मीर का पलायन हुआ, जाहिर सी बात है, बात सिर्फ 90 क्या भाई साहब? इसका मतलब आपने कश्मीरी पंडितों को लेकर के थोड़ा सा भी अध्ययन नहीं किया संदीप त्रिपाठी जी। मैं आपको बता देता हूं, मुझे लग रहा है साक्षी सबसे बेहतर बताएगी। साक्षी मट्टू जी, जरा बताइए कि कब से कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हो रहा था और जुल्म की बेइंतहा कब हुई? उस वक्त कश्मीर में किसकी सरकार थी, केंद्र में किसकी सरकार थी? जरा बताइए उनको, योगेश त्रिपाठी को। एक तथ्य बताना चाहूंगी। सुनिए। मेरे फादर इन लॉ अनंतनाग में टीचर थे, तो उन्होंने मुझे ये वाकया बताया है 82 का। उनकी क्लास में कि अब एक बच्चे ने लिखा था डिस्ट्रिक्ट क्या है उसका, उसने लिखा था अनंतनाग, और उसके बाद उसने कंट्री, देश कौन सा लिखा था, उसका नाम लिखा था पाकिस्तान। ये 82 की बात बता रही हूँ। 82 से लेके 88 के बीच में, 89 के बीच में मेरे खुद के रिलेटिव और मेरी बहुत सारी जो अभी मेरी खुद के रिलेटिव्स के जो ऑफिस में थे, वो हमें हमारी बताते हैं कि उनके ऑफिस पे जो मुस्लिम महिलाएं होती थी, वो डिस्कस करती थी कि वहां पे एक सेंसस हो रहा था, घर घर जाकर ना उनसे पूछा जाता था कि आपके घरों में कितने लड़के हैं। जो बोलता था 2 है, 1 से ज्यादा है, तो वो उनको बोलते थे कि जिहाद के लिए एक हमें अपना बच्चा दे दो। 88, 89 में कुछ होने वाला है, कश्मीर को पाकिस्तान बनाना। और ये जो बोल रहे हैं ना, मुझे नहीं पता ये कांग्रेस के प्रवक्ता कौन है, मैं उनसे 2 सवाल पूछना चाहूंगी। उन्होंने क्या जगमोहन जी की फ्रोजन टर्बुलेंस पढ़ी है? वो किताब है जिसमें उन्होंने इतनी सारी चिट्ठियां केंद्र सरकार को लिखी थी, और केंद्र सरकार ने ना हाथ खड़े कर दिए थे कि हम कश्मीर के मसले में हमें पता है वहां क्या हो रहा है, लेकिन हम वहां पे कुछ भी करने में ना असमर्थ हैं, क्योंकि इनको अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकनी थी। और दूसरा सवाल, ये जो इनके जनेऊधारी पंडित राहुल दत्तात्रेय कौल है ना, कहाँ है वो? नहीं संदीप जी, लेकिन गलत बात है संदीप जी, गलत बात है। आप सिर्फ 1990 आप लोग रट लगाए हुए हो। आपने सुना ना साक्षी मट्टू की बात, सुना ना? जब बेइंतहा अत्याचार हो रहा था तो आप लोगों की सरकार थी केंद्र में, है ना? फारूक अब्दुल्ला की सरकार कश्मीर में थी, जम्मू कश्मीर में, है ना? उस समय की बात कीजिए भाई साहब। जवाब लेंगे सर, प्लीज आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं उस जनेऊधारी पंडित से ये पूछना चाहूंगी। चलिए मैं आता हूं, छोटे से ब्रेक के बाद फिर मैं संदीप त्रिपाठी के पास आऊंगा, उनसे जवाब जरूर लेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है द कश्मीर फाइल्स, सच का सामना। इसके बाद कई ऐसे नेता, खासतौर पर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि 32 सालों तक उनका दिल रोता रहा कश्मीरी पंडितों के लिए।
लेकिन उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं के सरोकार से उनका कोई लेना देना नहीं था। जब जरूरत थी कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को, तब फारूक अब्दुल्ला कहीं दिख नहीं रहे थे। आतंकवाद का पूरी तरह से फैलाव हो चुका था और इसी के परिप्रेक्ष्य में कश्मीर घाटी में हिंदुओं पर बेइंतहा अत्याचार हुए। केंद्र में कांग्रेस की सरकार, फिर सरकार बदली, इसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार, लेकिन कश्मीरी पंडितों का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सबसे बुरे हालात 1989 के बाद बनते चले गए, लेकिन उससे पहले उससे ज़्यादा बुरे हालात थे और यही वजह था कि अचानक पूरी तरह से कश्मीरी पंडितों की कश्मीरी पंडितों के खिलाफ सारी स्थितियां बनती चली गई। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं और मैं आता हूं, इस वक्त कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं संदीप त्रिपाठी जी। संदीप जी, एक बात बताएं, क्या इस बात को आप मानते हैं कि एकदम से अचानक तो कुछ नहीं हुआ होगा, है ना? 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से कश्मीर की घाटी में, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ एक अलग तरह के हालात बनाने की कोशिश हो रही थी। बाकायदा सरकार को सब कुछ पता था, इसके बाद भी कश्मीरी पंडितों के सरोकार से कोई लेना देना नहीं था कांग्रेस पार्टी का। बताइए जरा। जी, अब मैं जवाब दे सकता हूं तसल्ली से? बोलिए बोलिए। जी, देखिए, अभी आपने बात की कि जो है किसका शासन था, बात हो रही है 90 की, आप 89 तक लेके जा रहे हैं, अच्छी बात है। आपने कहा कि कुछ दिनों में नहीं हुआ होगा, अच्छी बात है। 2 महीने सरकार को, जब भी पलायन हुआ तो 2 महीने लगभग सरकार को हो रहे थे और उसके पहले कम से कम 4 महीने चुनाव चले, 3 महीने से ज्यादा चुनाव का टाइम रहा, उसके बाद आचार संहिता लगी, तो लगभग मान के चलिए कि 7-8 महीने तो कांग्रेस का तो कोई रोल ही नहीं था। उससे पहले कुछ नहीं हुआ, सब कुछ आसान था वहाँ पे, है ना, कश्मीरी पंडितों के लिए। अब आप मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। भाई साहब ऐतिहासिक छेड़छाड़ मत कीजिए, नहीं तो मैं टोकूंगा आपको। जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, फारूक अब्दुल्ला का मैं प्रवक्ता हूँ, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। बोलिए। भाजपा से इसलिए कर रहा हूँ, कुछ समय उस सरकार थी इनकी, लाल कृष्ण आडवाणी जी गिरफ्तार होते हैं तब तो ये समर्थन वापस ले लेते हैं, उसके पहले समर्थन वापस क्यों नहीं लेते? जब ये घटना घटी, आप बताइए, एक नेता का बयान मुझे बता दीजिए। नरेंद्र मोदी जी, कोई भी और XYZ बाद में वो झंडा फहराने वहां पे जाते हैं, आप किसी एक नेता का नाम बता दीजिए जिसने उसके खिलाफ में बयान दिया हो। यहाँ तक कि उसके खिलाफ में कौन आंदोलन कर रहा था? अच्छा सुनिए, मुझे लग रहा है आप इधर उधर की बात करोगे। सुनिए, मुझे आप इसका जवाब दीजिए। कश्मीरी पंडित जो हैं, कश्मीरी हिंदू जो हैं, उनके हालात से आप वाकिफ हैं या नहीं है? उनके हालात से आप वाकिफ हैं? वो किस हालात में पिछले, क्या किया ये भी मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। क्या भाई साहब, मुझे भी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग, लेकिन भाजपा के राज में ब्राह्मणों के साथ हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री, बड़ा समझने वाली बात है, जिस तरीके से उस समय, इनके समय में ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ, कश्मीर छोड़ना पड़ा, और उसी में आप बेकार की बात मत करो संदीप त्रिपाठी जी। आपको मैं बुलाया हूँ यहाँ पे ना, आपको बुलाया हूँ, ऐतिहासिक छेड़छाड़ मत कीजिए आप, है ना, जबरदस्ती की बात मत कीजिए। 1982 से, है ना, साक्षी मट्टू बोल रही है, उसका हिसाब नहीं है क्या आपके पास? है ना, एक दिन में अचानक हो गया क्या? राजीव गांधी को इतने लेटर लिखे गए, इतने इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ के इनपुट्स दिए गए, मेंटल सरेंडर कर दिया था, इसका ध्यान नहीं रहता है क्या आप लोग को? क्या वाहियात बातें कर रहे हो भाई साहब आप, है ना? एक दो महीने का हिसाब मेरे को दे रहे हो आप। अंजनी कुमार जी दीजिए जरा। संदीप त्रिपाठी, पता नहीं, मैं मुझे तो इनकी समझ पर ही मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ। अंजनी कुमार जी बताइए जरा, इनको जरा इतिहास बताइए। कांग्रेस पार्टी तो का क्या रोल रहा है तो हटा ही दीजिए, पहले इतिहास ही बता दीजिए उनको आप। दरअसल जब पता नहीं कहाँ से पढ़ के आए। कश्मीर की समस्या जब से शुरू हुई, कश्मीर की समस्या बहुत फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बहुत पहले से ही उसमें फारूक अब्दुल्ला साहब का रोल रहा है। और फारूक अब्दुल्ला के साहब के पहले अगर जाएं तो सबसे पहले मैं बात करूं, शेख अब्दुल्ला से ये शुरुआत होती है। कश्मीर का जो कैंसर है वो शेख अब्दुल्ला से शुरुआत होती है। गौरी भाई, कांग्रेस को कनेक्ट कीजिए, कांग्रेस का क्या रोल है बताइए उनको, संदीप त्रिपाठी को। और ये भी मैं ही बताऊंगा, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के नेता है। IB ने इतने लेटर लिखे, लेकिन कांग्रेस हमेशा फारूक अब्दुल्ला साहब को हमेशा वो सेफ जोन में रखते रहे, हमेशा पर्दा डालते रहे। कभी भी जगमोहन साहब जब वहाँ गवर्नर थे तो थोड़ा बहुत वहाँ पर
थोड़ा बहुत एक्शन लिया गया था, लेकिन वो भी उनके भी हाथ बंधे हुए थे। और उसके बाद फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का जो बेटी थी रुबिया सईद का अपहरण करवाया जाता है, होता है कि करवाया जाता है, राम जाने क्या होता है। लेकिन जो एन रामा का हिंदू पेपर था, उसमें बाकायदे वो एक आर्टिकल निकला हुआ था कि उसमें अपहरण करवाया गया। अच्छा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। मैं संदीप त्रिपाठी से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, पता नहीं क्या बात करें। त्रिपाठी जी एक बात बताइए, कश्मीरी पंडित कौन है, जरा बताइए। कहाँ रहते हैं, किस हालात में जिए, किस हालात में उन्होंने सरवाइव किया इस दुनिया में, कुछ पता है आपको? आपको पता है या नहीं संदीप त्रिपाठी? बस बता दीजिए। बिल्कुल पता है, मैं बता रहा हूँ। तो जरा बताइए। नहीं बताइए, अभी कांग्रेस पार्टी की बात मत कीजिए, बताइए कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, ये मैं जानना चाहता हूँ कांग्रेस के नेता से। जी, कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में जो भी हुआ क्या हुआ? नहीं, एक मिनट, जो भी क्या हुआ बताइए मुझे, बताइए जो भी क्या हुआ। उनके साथ नरसंहार हुआ। हाँ। उनके साथ जो है उनकी महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हुए बताने की जरूरत नहीं, फिल्म की बताने की जरूरत नहीं। ये पहले भी पब्लिक डोमेन में है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्या कह देंगे होने के बाद, हाँ, क्या कहेंगे इसके बाद? लेकिन कोई भी दुर्घटना होने के बाद बहुत ही घटना निंदनीय है। और मैं फिर कह रहा हूँ क्या भाई साहब, निंदनीय नहीं क्या इसके बाद? लेकिन क्या भाई साहब, फारूक अब्दुल्ला से आप लोग क्या संबंध थे? फारूक अब्दुल्ला से क्या संबंध थे आप लोग के? फारूक अब्दुल्ला को इतना एकदम से सेफ जोन में क्यों रखा गया? कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था? मैं साक्षी मट्टू के पास आऊंगा। भाई साहब थोड़ा पढ़ के आया करो। पार्टी का स्टैंड इस तरह से वाहियात तरीके से मत रखा करो आप संदीप त्रिपाठी जी, ये तरीका नहीं है। कांग्रेस पार्टी का आप नेता है, कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल बचाव कीजिए, लेकिन कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ, इसके बारे में जो पता नहीं तो क्या बात करोगे आप? मैं आ रहा हूँ विपिन जी के पास, आ रहे विपिन जी, जरा बताइए इनको, बताइए पता जो हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ या नहीं हुआ, है ना? संदीप त्रिपाठी हुआ या नहीं हुआ? जगमोहन जी चिट्ठी लिख रहे थे, है ना? जगमोहन जी खुद नहीं लिख रहे थे। रॉ का इनपुट था, आईबी का इनपुट था कि भाई साहब कश्मीर में आग लगने वाली है, कश्मीर को बचा लो, राजीव गांधी जी कश्मीर को बचा लो, है ना? गौरी जी, इसके बाद मेंटल सरेंडर था आप लोग का। बोलिए सर, बोलिए विपिन जी बोलिए। देखिए, कश्मीरी पंडित जो हैं वो सरस्वत ब्राह्मण कम्युनिटी से उनका लेना देना है, और मैं खुद सरस्वत ब्राह्मण समाज से आता हूँ। मैं बड़ा दुख होता है जो बातें दुहाई देते हैं कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत की, और ये साथ में दोहरा मापदंड रख के बोलते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है। शर्मनाक बात है। जिसने भी ये बात दिया है या जो भी इसका समर्थन करता है वो शर्मनाक बात है। उसका कारण है कि आप, यही बात है कि यहाँ पर आप एक तरफ जब बोलते हैं, जब एक विशेष समुदाय के खिलाफ अगर कुछ होता है तो वहां पर आप बोलते हैं नहीं देखिए ये हिंदुस्तान लिंचिस्तान बन गया है, और यहाँ पर ये हिंदुस्तान नहीं है, रेपिस्तान है। और यहाँ पर तो कितने शर्मनाक बात है। और आप ये जो हकीकत दिखाई गई है पूरी फिल्म में, और जो लोग रो के निकल रहे हैं, खून के आंसू जिन्होंने रोए हैं, उस पे आप बोलते हैं प्रोपेगेंडा है। तो आप कैसे आपकी कोई बात पे यकीन करे कि आप वाकई में आपका दिल रो रहा था 32 साल से। फारूक अब्दुल्ला अगर ये बात बोलते हैं, जो ये बात हकीकत में बोलता होगा या यकीन करता होगा, वो कभी ये बात नहीं बोल सकता कि ये प्रोपेगेंडा है। क्या आपने मजाक समझ लिए? मजाक ही है 32 साल के बाद उनको याद आ रहा है कि मेरा दिल रो रहा है। कंचन द्विवेदी जी के पास आ रहे हैं। कंचन जी अब एक बात बताएं, फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं? जगमोहन जी ने क्या कहा था? अब कांग्रेस के प्रवक्ता मानने के लिए तैयार नहीं, वो सिर्फ 90-91 पे आके अटक गए हैं। उनको लगता है कि बस 2-4 दिन में वहां पर जो अराजक तत्व थे उनके अंदर एकदम से नफरत पैदा हुई, और उस नफरत में तमाम कश्मीरी पंडितों को वहां से भगा दिया गया। मतलब इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का भी एक, है ना, उसकी भी एक लिमिट होती है। कंचन द्विवेदी जी, इन्होंने तो पता नहीं किस तरह का इतिहास पढ़ा, कैसे छेड़छाड़ करना है भी जानकारी नहीं है। बताइए कंचन द्विवेदी जी, बताइए। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन बताइए कि सच्चाई तो सामने आई कम से कम। कर रहे हैं नफरत फैलाने के लिए। कंचन जी बोलिए। नफरत फैले। पहले तो चाहूंगी मेरी थोड़ी सी आवाज को हकीकत आप बता रहे हैं तो वो एक मिनट विपिन जी, 1 मिनट। कंचन जी बोलिए, बात रखिए अपनी। मेरी आवाज थोड़ा सा बढ़ाई जाए, मुझे आपकी आवाज कम आ रही है। बाकी इनसे बोलिएगा, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, मेरी आवाज कम आ रही। चलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। यहाँ से मैं ठीक करवाता हूँ। ये कांग्रेस पार्टी के तरह ही हृदय विहीन है, क्योंकि इनको इतने गंभीरता मुद्दे पर हंसी आ रही है, ये मजाक समझ करके रखा हुआ है। इनके पास हृदय नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। उठकर जमा
रुक जाइए संदीप त्रिपाठी, रुक जाइए। मैं आपको बुलाया था कि कुछ तो आप भी फारूक अब्दुल्ला की ही तरह कम से कम, है ना। कहा जाता है कि मैं उसको क्यों जस्टिफाई, उसके प्रवक्ता को बुलाइए। झूठा ही सही पल भर के लिए प्यार कर लो, कुछ ऐसा ही बोल देते आप, तभी मान जाते कि चलिए थोड़ी सी शर्म तो आ रही है आप लोग को, है ना। शर्म तो आ रही है कि चलो गलती हो गई, है ना। ये तो अजीब तरह की बात है। कंचन द्विवेदी जी बात पूरी रखिए, 1 मिनट में बात पूरी रखिए। नहीं है कि राजीव गांधी ने लोकसभा का घेराव किया था। बहुत बड़ी गलती हुई है संदीप त्रिपाठी जी, एक्सेप्ट कीजिए इसको, ऊपर से सीना चोरी, एक्सेप्ट कीजिए आप लोग इसको। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। अब आप उनको दे ही क्या सकते हो? आपने पूरी जिंदगी उनकी बर्बाद कर दी, उनकी औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी, उनको उनके देश से, उनके घर से उनको भगा दिया गया। इसके बाद भी आप, ये शर्म नहीं आती आप लोगों को हंसते हुए डिबेट में इस तरीके से बात भी करते हुए? आप लोग को धिक्कार है। अच्छा, मैं एक सच्चाई जानना चाहता हूँ, मैं चलिए रहने दीजिए, मैं एक सच्चाई जानना चाहता हूँ और बेहतर तरीके से साक्षी बोलेंगी उसको। साक्षी, एक बात बताएं, फिल्म देखने के बाद आप, हर लोग फिल्म देख रहे हैं, जो अभी तक नहीं देख पाए वो भी देखेंगे, पक्का देखेंगे, क्योंकि इस फिल्म को लेकर के लोगों के अंदर एक अलग तरह की उत्सुकता आई है। मैं जानना चाहता हूँ कि फिल्म में कश्मीर घाटी में उस वक्त जो हालात थे, उन हालातों से अगर इसको कंपेयर करने की कोशिश करें तो फिल्म कितने फीसदी हिस्से को छू पाई है? फिल्म 10%, 20%? जो दर्द, जो अत्याचार, जुल्म बेइंतहा हुआ कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर, कितना फीसदी छू पाई है फिल्म? कि 10 से 20% दिखाया गया, 80% दिखा भी नहीं पाए लोग। बताइए साक्षी। 10 से 20%। आप मुझे एक बात बताइए, हम 7 लाख लोग वहां से बेघर हो गए रातों रात, तो हमारे पास ना 7 लाख दर्दनाक कहानियां हैं बयां करने के लिए। सही तो बात। आप खुद समझ जाइए, इतनी सारी दर्दनाक कहानियों को एक सिनेमैटिक एक्सप्रेशन के माध्यम से पिरोना तो बहुत नामुमकिन था। तो बहरहाल विवेक जी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। उन्होंने अलग अलग इंसिडेंट्स को एक फैमिली की कहानी बताकर ये उस पर दिखाया है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो उसमें लड़का शिवा बना है, बाकायदा वो सोशल मीडिया पे आगे आके बोला है कि वो मेरी कहानी है। जो उसमें कृष्णा बना है, वो इनफैक्ट मेरे ही कॉलेज का, मेरा ही जूनियर रहा है, मुझे अभी रिसेंटली पता चला। उसके बाद शारदा पंडित जो थी, शारदा पंडित गिरिजा जी और बीके गंजू जी की वाइफ का उन्होंने दो किरदारों को उन्होंने एक उसमें दिखाया। और बीके गंजू जी का मैं बताती हूँ, वो मेरे फूफा जी हैं, उनके कलीग रह चुके हैं। मेरी एक एक्टिविस्ट फ्रेंड है, उनके पापा के कलीग रह चुके हैं। ट्रक वाला जो सीन है, ट्रक में तो मैं भी थी, 6 साल की थी जब हमें ऐसे जबरदस्ती भगाया गया। मेरी बड़ी नानी थी, 90+ साल की थी, आई थिंक 92 ईयर्स। साक्षी जी सुनिए साक्षी जी, हम लोग माफी मांगना चाहते हैं आप लोग से, हम लोग माफी मांगना चाहते हैं साक्षी जी। हम लोग नहीं थे उस वक्त, मतलब आप लोग ऐसे बोलते हो ना, बहुत अंदर से बहुत बुरा लगता है कि 6 साल की बच्ची उस हालात में बदहवास, किस तरीके से उसको बेदखल किया गया होगा। हम लोग कहाँ थे अंजलि जी, हम लोग कहाँ थे? विपिन जी कहाँ थे? कंचन द्विवेदी जी कहाँ थे? हम लोग बहुत तकलीफ होती है साक्षी मट्टू, बहुत तकलीफ होती है। ये सुन करके मेरे अंदर कोई सवाल नहीं उठता है, बहुत तकलीफ होती है। हम लोग कहाँ थे भाई साहब, कहाँ थे हम लोग? सही कह रहे हैं। मैं गौरी जी एक और बात बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर इस चर्चा में जो लोगों के साथ हुआ, कश्मीर पंडितों के साथ हुआ, वो तो हुआ, वो तो सबके सामने। एक बच्चा, मेरा एक दोस्त था, उसने बोला कि मेरी बेटी को मैं मंदिर नहीं ले जा पाया, तो बेटी उससे नाराज हुई अपने पिताजी से। अब वो रोने लगा जब बाहर आया। मैंने उससे पूछा तुम क्यों नहीं लेके गए? कहते मैं कैसे ले जाता, यहाँ देवी देवताओं के सर धड़ से अलग करे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं साक्षी, तो बर्बादी साक्षी बात पूरी की, मैं आता हूँ सर विपिन जी। साक्षी अपनी बात पूरी कीजिए, साक्षी बात पूरी कीजिए अपनी आप। ट्रक वाला सीन बता रही हूँ। मेरी बड़ी नानी 92 साल की थी। वहाँ पे रास्ते में बर्फ स्टार्ट हो गया, कुछ भी एक छोटा सा बैग उठा के वहां से निकले थे। मुझे तो ये भी याद है, कपड़े वपड़े सब भूल जाइए। रास्ते में जो बर्फ शुरू हुई, मेरी बड़ी नानी ठंड से कपा रही थी। उस वक्त उन्होंने ना रोना पिटना शुरू कर दिया। मेरी माँ ने उनको एक ही बात बोली और वो बात ना आज भी मेरे कानों में गूंजती है,
चुप कर जाओ। अगर जिंदा रहना चाहते हो, कश्मीर से जिंदा निकल के जिंदा जम्मू पहुंचना चाहते हो, तो चुप हो जाओ। आप खुद भी मरोगे और हम सबको भी मरवाओगे। तो ये हालात है, आप इमेजिन कीजिए, जो आपके घर की सबसे बड़ी जो बुजुर्ग महिला है, हम उनको बोल रहे हैं आप चुप हो जाइए। उस वक्त सिर्फ सर्वाइवल, सिर्फ ये एक ही चीज दिमाग में घूम रही थी कि किसी भी तरह हमें कश्मीर की बाउंड्री पार करके जम्मू पहुंचना, जहाँ पे हमारा हिंदुस्तान, हमारे भारतवासी हमारा इंतजार कर रहे हैं। मगर दर्द, मतलब लेकिन आप ये देखिए ना, दर्द वहाँ खत्म नहीं हुआ। वहाँ आके किसी को पता ही नहीं, इतने 32 सालों तक ना हमारी आवाजों को ना हमारा गला घोंटा गया। और ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता ये जो बोल रहे हैं ना, मैं इनसे सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगी। नहीं जवाब देंगे, कोई फायदा नहीं है पूछने से, उनको पता ही नहीं है। शिद्दत से ये चाइना की और वो करते हैं ना, चाइना के लिए इतना जो प्रेम उमड़ा है, अगर इसका 0.001% भी हमारी एथनिक कम्युनिटी के लिए किया होता ना, तो हमारा इतना बुरा हाल नहीं होता। और मैंने ये बताया, आप बताइए अगर शरणार्थी है तो पेंशन कांग्रेस देती थी या नहीं देती थी? अब नहीं कर दीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए संदीप त्रिपाठी जी, शर्म आनी चाहिए आपको। पेंशन देने की बात आप कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए संदीप त्रिपाठी जी आपको। जब बेदखल हो रहे थे कश्मीरी पंडित, क्यों नहीं रोका आप लोगों ने? है ना, किसी की हत्या कर दो, उसके बाद उसको पेंशन दो। यही नीति रही है क्या कांग्रेस पार्टी की? और एकदम से है ना, सीना चौड़ा करके बोल रहे हो कि पेंशन मिलता था या नहीं मिलता था। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं साक्षी मट्टू से, है ना त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी, आपको शर्म आनी चाहिए सवाल पूछने में। विपिन शर्मा जी, ये कैसा सवाल है विपिन शर्मा जी? ये कैसा सवाल है संदीप त्रिपाठी का? देखिए, एक मिनट साक्षी में आता हूं। विपिन जी बोलिए, विपिन जी बात रखिए अपने। सबसे अहम बात है कि दो बात करते हैं कि प्रोपागेंडा था, और ये बात बोल रहे हैं कि प्रोपागेंडा इसलिए फैलाया जा रहा है कि नफरत फैले लोगों में। वो नफरत नहीं विपिन जी, नहीं सुनिए, मैं सवाल पूछा। संदीप त्रिपाठी कह रहे हैं, साक्षी मट्टू से सवाल पूछ रहे हैं कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं साक्षी मट्टू से कि कांग्रेस पार्टी ने आप लोग को पेंशन दिया कि नहीं दिया। ये कितना बड़ा मजाक है विपिन शर्मा जी। देखिए, इससे ये दर्शाता है कि क्या इनसे सवाल पूछना चाहिए, कांग्रेस की क्या ये नीति रही है कि आप ऐसे काम करेंगे? शर्म आनी चाहिए संदीप त्रिपाठी जी आपको समझना चाहिए संदीप। आप इस बयान को वापस लो संदीप त्रिपाठी जी, वापस लो इस बयान को। आप बताइए, सुनिए, गौरीशंकर जी उनसे कहिए। कंचन द्विवेदी संदीप त्रिपाठी पर आप प्रेशर डाले, बयान अपना वापस ले। ये कैसा बयान है? संदीप त्रिपाठी कहते हैं, साक्षी मट्टू सवाल पूछ रहे हैं कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने आपको पेंशन तो देने का काम किया ना। साक्षी मट्टू जी कह रहे हैं कुछ किया नहीं कांग्रेस ने। भाई साहब एकदम चुप रहिए, आप एकदम चुप रहिए, एकदम मैं कह रहा हूं कि आपको शर्म आनी चाहिए अपने बयान पर। बोलिए कंचन द्विवेदी जी, बोलिए, बात रखिए अपनी, समय कम है थोड़ा। जिन्होंने इन पूरी चीजों को उनको बुलाने के लिए, उनको बनाने के लिए, उनको करने के लिए, जो लोग इसको करने वाले थे उनको बना दिए, तो ये इस बात से बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हो सकते, क्योंकि ये उनका गुनाह है और वो इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। ये देश के लोगों तक बात आएगी तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फारूक अब्दुल्ला कहेंगे कि 32 साल से मैं कश्मीरी पंडितों के लिए रो रहा हूं, मेरा दिल रो रहा है, और फिर कहते हैं कि अगर मैं गुनाहगार हूं तो फांसी पर लटका दो। और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे कार्यकाल में कहां हुआ, हमारी तो सरकार ही नहीं थी। आपको वहां रहना चाहिए, आपको सेफ जोन में नहीं जाना चाहिए। आज तक आप जीवित हैं, ये आपके लिए शर्मिंदगी नहीं हो सकती। आप दरिंदे हैं उतने ही जितने की इन लोगों को भगाने वाले या इन लोगों के साथ अत्याचार करने वाले लोग थे। मुझे लगता है उनसे भी कहीं ज्यादा, क्योंकि आप उन्हें पनाह दे रहे थे, क्योंकि जो गुनाह करता है वो उतना ज्यादा गुनाहगार नहीं होता, लेकिन जो उसके साथ होता है, उसका साथ देता है, वो बहुत अभी तो एक से एक इतने बड़े एग्जाम्पल्स पड़े हुए, उदाहरण पड़े हुए हैं जिस पर संदीप त्रिपाठी क्या
कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता भी आ जाए ना तो एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। 1 मिनट में अंजनी कुमार जी, 1 मिनट में अंजनी कुमार जी, आप 1 मिनट में जवाब देंगे। अंजनी कुमार जी एक बात बताएं, फिल्म बनी, बेहतरीन फिल्म बनी है, हर लोग देख रहे हैं इस फिल्म को, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये बताएं, क्या कश्मीर घाटी में बदलाव के बयार बह रहे हैं? क्या वहां पर लगता है कि आने वाले समय में सारी चीजें जो दिख रही थी, कभी इस तरह के हालात वहां पर पैदा नहीं होंगे? कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू वहां पर वापस जाएंगे, पहले जैसा रहते थे वो वैसे ही वहां पर आराम से रह सकते हैं? बताइए जरा अंजनी जी। गौरी शंकर जी, बदलाव की बयार निश्चित तौर से बह रही है। अब स्थितियों में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। पंडित है और अनुपम खेर का रोल अदा कर रहे हैं, ये वहाँ के वर्ग चरित्र हैं, ये वहाँ के खाली कश्मीरी पंडित नहीं है, वहाँ के समस्त हिंदू समुदाय का चित्रण कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा सरोकार रखते ना कश्मीरी पंडित और हिंदुओं के लिए तो ये नहीं होता। नहीं रहेंगे। जितने भी अत्याचार हुए, कश्मीर का जो सबसे भयावह दृश्य है वो फिल्म किसी की मौत पर राजनीति करे, किसी के साथ घटना पर राजनीति करे तो अच्छी कर रहा हूँ। आपकी बात से सहमत हूँ। मैं कह रहा हूँ पीड़ितों के लिए उस तरह के हालात क्या किया नहीं होंगे। मौजूदा गवर्नमेंट का प्रयास कर रही है और चलिए बिल्कुल और एक मिनट, अब तक पढ़ा नहीं, समय थोड़ा खत्म हो गया, लेकिन साक्षी मट्टू जी से समाज के सामने, एक मिनट अंजनी जी हो गया। साक्षी मट्टू जी से एक बात मैं अपने तरफ से कहना चाहता हूं कि हम लोग भी वाकई में गुनहगार हैं। साक्षी मट्टू जी, हम लोग आप लोगों के साथ नहीं थे, हम लोग को पता ही नहीं चला या पता चलने नहीं दिया गया। अगर पता चल गया होता तो ऐसे हालात नहीं होते, हमारे कश्मीरी भाइयों के ऐसे हालात नहीं होते। साक्षी मट्टू जी, ये मैं कह रहा हूं, मैं भरोसे के साथ कह रहा हूं। लेकिन अब समय बदल चुका है, सीना चौड़ा करके रहिए और पूरी हिम्मत से रहिए। कश्मीर आपका है, वहां की जमीन आपकी है और आपकी ही रहेगी। चलिए, आप सभी यहां पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।